Partnership. Yes. What is the definition of partnership? Partnership is a agreement between two or more person to carry a business. Very good. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम दो चीजें मैं ऐड करूंगी. पहला, टू बाइंड ऑल ऑफ द पर्सन्स, राइट? Yeah. इन पार्टनरशिप वी बाइंड ऑल पर्सन्स, राइट? Yes. बाइंडिंग इज इम्पोर्टेंट. सेकंड थिंग, टू शेयर प्रॉफिट्स. हम प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस करते हैं, राइट? Yes. तो हम ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड करके चलेंगे. ओके Okay. ओके. मेघा, आप बताइए कि पार्टनरशिप के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मेन 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? Association of one more person. Agreement for profit. Agreement. आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है. टेल मी. Agreement, association of two or more person. Share of profit. Business. यस. एक की कैरी ऑन सम बिजनेस, राइट? कि हमें कोई ना कोई बिजनेस लीगली करके दिखाना है. इट शुड बी इन एग्जिस्टेंस. और लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये सारे कैरी ऑन बाय कि अगर एक पार्टनर कोई एक्शन लेता है, क्या बाकी पार्टनर्स उस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? Yes. ओके. तो आपको कल के टॉपिक्स में आप दोनों को कोई डाउट? No. ओके. हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. तो कल हमने डिफरेंस पढ़ा था बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड एक जॉइंट कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट? आज हम पढ़ेंगे कि एक पार्टनरशिप और एक क्लब के बीच में क्या फर्क होता है. ओके. तो आप बताइए कि पार्टनरशिप जो होती है ये क्या होती है? मेघा, पार्टनरशिप क्या होती है जो डिफाइन हमें नवीन ने बताई? दो पर्सन के बीच में एक पार्टनरशिप होती है. वेरी गुड. पर्सन्स के बीच में पार्टनरशिप होती है. किस मोटिव के लिए होती है? सो क्लब क्या होता है? क्लब में क्या फर्क होता है कि क्लब एक एसोसिएशन ऑफ पीपल होते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. उनका मेन मोटिव क्या होता है कि वो लोगों को बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए प्रमोट करते हैं. जैसे हमने कल टॉपिक पढ़ा था, अगर आप दोनों को याद हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. याद है आप दोनों को? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? नवीन, एनपीयू क्या करता है? And they work for the welfare of the society. वेरी गुड. दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, राइट? तो वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. और ये क्या प्रमोट करते हैं? कोई बेनिफिशियल पर्पस. बेनिफिशियल पर्पस मतलब ये नहीं कि वो कोई भी काम कर सकते हैं. उनको ऐसा काम करना है जिससे, जैसे कि लोगों की हेल्थ की इम्प्रूवमेंट हो, या कोई मेंबर्स का रिक्रिएशन हो. रिक्रिएशन ऑफ मेंबर्स मतलब जिससे उसके मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचे. उसको ऐसा काम करना चाहिए. ओके. क्या पार्टनरशिप प्रॉफिट मोटिव के पर्पस से होती है, लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के पर्पस से? Profit. प्रॉफिट के मोटिव से, राइट मेघा? तो पार्टनरशिप और क्लब में पहला फर्क यह है कि पार्टनरशिप प्रॉफिट के मोटिव से होती है और क्लब जो होता है इट इज फॉर प्रमोटिंग बेनिफिशियल पर्पसेस. इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. ओके. रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के सारे मेंबर्स को पार्टनर्स बुलाते हैं हम, राइट? और सारे मेंबर्स एजेंट होते हैं, राइट? कि अगर कोई एक एक्शन करता है तो बाकी सब भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वही क्लब के जो पर्सन्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? मेंबर्स. और क्लब के मेंबर्स एक दूसरे के एजेंट्स नहीं होते हैं. अगर क्लब के मेंबर्स एक दूसरे के एजेंट होंगे, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज ये पर्सन है ए एंड बी, ये दोनों किसी एक्स क्लब के मेंबर्स हैं. ओके. इस क्लब की फीस इज 1000 रुपीज. तो क्या ए और बी को दोनों को ज्वाइनिंग फीस भरनी पड़ेगी, राइट? Yes. अगर बी ने अपनी क्लब की फीस नहीं पे की तो क्या ए रिस्पॉन्सिबल होगा बी की फीस को पे करने के लिए? क्लब में लाइक आप लोग सपोज आप क्लासेस में जाते हो, आप दो फ्रेंड्स जाते हो, तो अगर एक फीस नहीं पे करता तो क्या दूसरे पे कंपल्शन होती कि उसको अपने फ्रेंड की फीस पे करनी पड़ेगी? No. नो. तो क्लब में दे आर नॉट एजेंट्स. एक दूसरे के एजेंट्स नहीं है. तो उनका अपना काम है कि अगर ए ने अपनी फीस नहीं पे की तो ए भी खुद करेगा, एंड बी ने नहीं पे की तो बी भी अपनी फीस खुद पे करेगा.
अगर ये लोग पार्टनर्स होते तो क्या इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता था दूसरे की फीस के लिए? अगर ए और बी एक पार्टनरशिप फॉर्म में होते तो ये दोनों एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं? Yes. यस नवीन, क्या ये दोनों एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म में होते तो? Yes. यस Yes. तो लायबल होते। तो क्लब और पार्टनरशिप में यही फर्क है कि पार्टनर्स जो एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स का मतलब अगर एक ने पैसे नहीं पे किए तो दूसरा कर देगा, बट क्लब के अंदर ऐसा नहीं होता। क्लब के अंदर दे आर नॉट एजेंट्स, दे आर सेपरेट मेंबर्स। ओके, पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है फर्म की प्रॉपर्टी में और मेंबर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्लब की प्रॉपर्टी में। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, याद है रिलायंस का? तो अगर रिलायंस के ओनर है वो उसको सेल करें या अपनी कंपनी में नया कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो क्या उन्हें मेरी परमिशन चाहिए होगी उस चीज के लिए? नहीं चाहिए होगी। वही मेरी और नवीन की पार्टनरशिप है और नवीन कुछ सेल कर रहा है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो क्या नवीन को मेरी परमिशन चाहिए होगी उसको सेल करने के लिए? Yes. यस राइट। नवीन समझ आया मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको? हेलो, Can you repeat? यस जैसे सपोज एक क्लब है या एक कंपनी है, क्लब एंड कंपनी का ये सेम चलता है और पार्टनर्स है। सो नवीन, क्लब के अंदर सपोज मैं लेती हूँ रिलायंस का क्लब है, ओके? तो रिलायंस के जो ओनर हैं अगर उनको अपनी प्रॉपर्टी में कुछ सेल करना है या बाय करना है तो क्या वो मेरी परमिशन मांगेंगे? No. नो क्यों? क्योंकि मैं उस क्लब की खाली मेंबर हूँ, मेरा उसमें उसकी कोई एजेंट नहीं हूँ। वहीं पार्टनरशिप में अगर मेरी और आपकी पार्टनरशिप है एंड मैंने आपने बोला कि मुझे फर्म के असेट्स को सेल करना है तो क्या आपको चाहिए होगी? Yes. यस तो ये चीज क्लब और पार्टनरशिप में डिफरेंस है। लास्ट इज पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब उसका बिल्कुल एंड कब होता है? चेंज इन जब पार्टनर्स फर्म के चेंज हो जाते हैं तब पार्टनरशिप को बंद कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, राइट? Yes. बट अगर आप किसी क्लब की मेंबरशिप को चेंज करते हो तो क्या वो क्लब बंद हो जाता है? जैसे मैं अगर आज वेरी गुड नहीं, जैसे आज मैं रिलायंस से अगर अपना क्लब मेंबरशिप हटा लूं तो क्या रिलायंस का क्लब बंद हो जाएगा? No. नहीं होगा, राइट? क्योंकि उसको मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पार्टनरशिप में वी आर एजेंट्स, अगर एक पर्सन भी चला जाता तो पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एवरीथिंग चेंजेस, राइट? Yes. बहुत फर्क पड़ता है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes. Yes. कोई डाउट पार्टनरशिप और क्लब के बीच में क्या फर्क है? No. वेरी गुड। नाउ हम पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बीच में क्या फर्क है। आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पता है? Yes. ओके, सो हिंदू अनडिवाइडेड, देखो पार्टनरशिप में आप कैसे एंटर करते हो? थ्रू एन अग्रीमेंट, राइट? एक Yes. अग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड जिसके थ्रू हम पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे ही आपका बर्थ होता है जॉइंट फैमिली में तो आपका राइट है कि आपको उसी टाइम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक स्टेटस मिल जाता है, राइट? Yes. क्या पार्टनरशिप में किसी मेंबर की डेथ से कोई फर्क पड़ता है? Yes. यस नवीन, क्या पार्टनरशिप में किसी की डेथ से कोई फर्क पड़ता है? Yes. यस बट क्या हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाए तो फर्क पड़ता है? No. नो। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगी कि डेथ ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट राइट टू डिसोल्यूशन, बट अगर कर्ता की डेथ होती है, डू यू नो अबाउट कर्ता? आप दोनों को पता है कौन होता है? Yes. Yes. तो हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर्ता, बट अगर कर्ता की डेथ होती है सो देयर आर सम चेंजेस ओनली, ओके? ये केस स्टडी में आते हैं तो यहाँ इसके ऊपर लिख लो एक्सेप्ट डेथ ऑफ कर्ता, इसको साथ लिख लो, इसकी केस स्टडी में भी आपको बताऊंगी, ओके? Okay. मैनेजमेंट, देखो अगर हमारी पार्टनरशिप है तो क्या हम लोग इक्वली एंटाइटल होंगे बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेने के लिए? जैसे Yes. मेरी और मेघा की पार्टनरशिप है तो अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो उसमें मेरी बात भी सुनी जाएगी और मेघा की बात भी सुनी जाएगी, राइट? Yes. राइट। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो राइट टू मैनेजमेंट है ये खाली कर्ता के पास होता है। क्यों? क्योंकि कर्ता कौन होता है? जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, मेल या फीमेल मेंबर, तो ये उसके पास राइट होता है, वो डिसाइड करता है कि मैनेजमेंट में कैसे चलना है, ओके? Okay. कोई डाउट यहाँ तक? No. No. ओके। अथॉरिटी टू बाइंड,
अथॉरिटी टू बाइंड का मतलब है कि इनको इकट्ठा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ईच पार्टनर कैन बाय एक्ट बाइंड द फर्म। इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था, याद है कि कोई एक पार्टनर अगर लोन लेता है फर्म के नाम पे, क्या बाकी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको पे बैक करने के लिए? Yes. राइट नवीन? Yes. यस। एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कर्ता या जो मैनेजर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो फैमिली बिजनेस या कोई भी मेंबर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब किसी को भी अथॉरिटी दे सकता है। ये पावर किसके पास होती है? कर्ता के पास। कर्ता। और पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स के पास इक्वल पावर है। ओके। Okay. लायबिलिटी, पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है? Unlimited. अनलिमिटेड। राइट में का कोई डाउट इसमें? नहीं. नहीं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में खाली कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है जितना उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उनके फैमिली बिजनेस में। ओके। जैसे कि मैं दूं एग्जांपल, दिस इज अ पर्सन, ही इज द कर्ता ऑफ द फैमिली। ओके। एंड ये बी है, इनकी वाइफ और इनके 2 चिल्ड्रन। तो फैमिली में लॉस हुआ 10 लाख रुपीस का, बट प्रॉफिट जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो इन तीनों को खाली 1 लाख था। ओके। तो ए हम बी, सी और डी से खाली 1 लाख रुपीस वापस मांग सकते हैं, बाकी जो 7 लाख है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ता की होगी। क्यों? क्योंकि कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है? कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है? Unlimited. अनलिमिटेड। मेघा ये समझ आया एग्जांपल? एक बार दोबारा बताऊं? फिर से समझाऊँ. हाँ जी। देखो, ए हमारी फैमिली का कर्ता है। ओके। कर्ता मींस द हेड ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट? Yes. तो क्या हुआ कि जो बी, सी और डी हैं ये इनकी फैमिली के मेंबर्स हैं। बिजनेस में इनको 10 लाख रुपीस का लॉस हुआ। ओके। Yes. तो ये जो 10 लाख का लॉस है इसमें से बी, सी और डी खाली उतने ही पैसे पे करेंगे जितना इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। तो इनको 1 लाख रुपीस हिस्सा मिलता है, तो ये लोग 1 लाख रुपीस ही पे करेंगे लॉस में भी, राइट? Yes. जितने पैसे बच जाएंगे 7 लाख रुपीस, ये सारे पैसे कर्ता पे करेगा क्योंकि इसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। ये समझ आया आपको एग्जांपल? Yes. ओके। वही पार्टनरशिप होती है तो सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो मैं उनके घर, उनका हाउस सेल करके या कुछ भी करके उनसे अपने पैसे हम वापस ले सकते हैं। ओके। Yes. अब देखो अकाउंट्स कैसे बंद होते हैं। जब एक बिजनेस बंद हो रहा होता है तो आपको सारे अकाउंट सेटल करने होते हैं, राइट? Yes. तो अकाउंट्स पार्टनरशिप में कैसे बंद होते हैं? A partner can bring a suit against the firm for accounts provided he seeks dissolution of the firm। यानी जब फर्म को डिसोल्यूशन होता है या बंद होने वाली होती है तो he can bring a suit। Do you know the meaning of suit? आपको पता है suit का मीनिंग? Yes. क्या मतलब होता है suit का? Legal action. लीगल एक्शन। मेघा आपको बताऊं मैं इसका मतलब? कि जैसे कि जब पार्टनर को अकाउंट बंद करने होते हैं तो उसको कोर्ट से परमिशन मांगनी होती है। विदाउट परमिशन वो ऐसे अकाउंट्स को, फर्म के अकाउंट्स को बंद नहीं करा सकता। ओके। Yes. वहीं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई भी मेंबर एंटाइटल्ड नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में क्या कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर से अकाउंट्स का हिसाब मांग सकता है? नहीं. हाँ, पार्टनरशिप में देखो सारे पार्टनर्स इक्वल है, राइट? तो कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर से उसके पास राइट है कि मैं आपसे कोई भी अकाउंट्स का हिसाब मांग सकती हूँ। जैसे मैं नवीन और आप पार्टनरशिप में है तो अगर अकाउंट्स मैंने बनाए तो आप और नवीन मुझसे पूछ सकते हो कि ये पार्टनरशिप क्यों है या ये अकाउंट्स क्यों ऐसे बने हैं, तो आप दोनों मुझसे परमिशन मांग सकते हो। ओके। Yes. वहीं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सपोज मेरे फादर करता है तो मैं उनसे नहीं बोल सकती कि आप मुझे बताओ कि मेरे को जॉइंट फैमिली से सेपरेट हो रहे हैं, तो मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि मुझे बिजनेस के अकाउंट्स दिखाओ या बिजनेस के अकाउंट्स को बंद करो। हमारे पास ऐसे कोई राइट नहीं है। ओके। Yes. नवीन आपको समझ आया? Yes. पार्टनरशिप किस एक्ट पे चलती है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। वही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ये हम हिंदू एक्ट उस पे गवर्न होती है। यानी कि कोई भी रूल्स अगर फॉलो करने होंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को तो उनको हिंदू लॉ के अगेंस्ट करने होंगे। और पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लेके चलते हैं। ओके। ओके नवीन आप बताइए कि अगर कोई माइनर होता है पार्टनरशिप फॉर्म में तो उससे रिलेटेड क्या हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है?
minor cannot be admitted to benefits. यस, माइनर को हम पार्टनर के तौर पे एडमिट नहीं कर सकते, बट वो पार्टनरशिप के क्या बेनिफिट ले सकता है मेघा? Yes, ले सकता है। किस कंडीशन पे? क्योंकि वो माइनर है। वो माइनर है, वो बेनिफिट्स ले सकता है, बट कंडीशन क्या है कि सारे पार्टनर्स को उसको कंसेंट देना पड़ेगा, उसको हामी भरनी पड़ेगी कि आप हमारे पार्टनरशिप के बेनिफिट्स उठा सकते हो। Yes. क्लियर नवीन? Yes. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक माइनर जो है ये मेंबर बन सकता है एंसेस्ट्रल बिजनेस का। एंसेस्ट्रल बिजनेस मतलब जैसे दादा दादी कुछ बिजनेस अपने पोता पोती के नाम करके जाए तो वैसे बिजनेस का बन सकता है थ्रू बर्थ। बट अगर उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में डिसीजन लेना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए उसको मेजॉरिटी का वेट करना पड़ेगा। उसको मतलब देखो, सपोज ये पर्सन है, सपोज दिस पर्सन इज ए, ओके, इसके ग्रैंडफादर का बिजनेस था एंड उन्होंने अपने सारा बिजनेस बिफोर डाइंग अपने पोते के नाम कर दिया ऑफ 50 लाख रुपीज सपोज, ओके। तो 50 लाख रुपीज का ही कैन बिकम ओनर क्योंकि ये उसके एंसेस्टर यानी उसके दादाजी ने दिया है। बट उसको अगर इस पे कोई लीगल एक्शन लेना है, कुछ भी लेना है, तो उसके लिए उसको पहले क्या बनना पड़ेगा, एक एडल्ट बनना पड़ेगा अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, राइट। बट जो उसको इसके दादाजी वगैरह से प्रॉपर्टी मिली है या कुछ भी मिला है उसके लिए उसको मेजॉरिटी का वो नहीं करना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। उसका जो भी उसको अपने दादाजी या परदादा किसी से भी प्रॉपर्टी मिली होगी उसका वो जैसे ही वो बॉर्न होगा उसी टाइम से उसको उस पर राइट मिल जाएगा, ओके। Yes. अगर एक पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी होती है तो पार्टनरशिप मेन क्यों खत्म होती है, या तो किसी पार्टनर के डेथ से या तो हम उस पार्टनरशिप की इंसॉल्वेंसी हो जाती है, राइट, कि वो पार्टनर या तो पैसे नहीं पे कर पाता या उसकी डेथ हो जाती है, राइट। Yes. तब उस केस में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तब तक कंटिन्यू होती है जब तक वो डिवाइड नहीं होती। यू नो, अगर एक बार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे सपोज एक पर्सन है, इसके 2 सन्स है, ओके, इनके 2 बेटे हैं 1 and 2। अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाए, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली, तो उस टाइम पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंटिन्यू नहीं होगी, ओके, अंडरस्टूड? Yes. ओके। और दूसरी बात, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जैसे हमने पढ़ा, क्या किसी की डेथ से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई फर्क पड़ता है? No. नो, Except एक्सेप्ट Karta. करता, राइट। कोई डाउट नहीं था? नहीं। ओके। एक पार्टनरशिप की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 50. 50, राइट। वहीं अगर मैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की देखूं तो इसमें अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, इसमें कोई मेंबर्स की हमारे पास लिमिट नहीं है, ओके। Yes. नेक्स्ट थिंग इज शेयर इन द बिजनेस। एक पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर का कोई ना कोई वर्च्यू होता है। वर्च्यू मतलब एक ना एक प्रॉफिट परसेंटेज होता है, राइट। Yes. जिस एग्रीमेंट में वो पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर कर सकते हैं, राइट। Yes. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देयर इज नो कॉन्सेरस हैज अ डेफिनाइट शेयर, यानी कॉन्सेरस मतलब किसी पर्सन का कोई डेफिनाइट शेयर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इसका हेड कौन होता है? कर्ता, राइट। तो कर्ता डिसाइड करता है कि किसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ओके। जैसे ही आपका बर्थ होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाते हो, तो आपका शेयर फ्लक्चुएट होता रहता है, इट इज ओके। Yes. पर आप दोनों यहाँ तक रीड कीजिए, मुझे बताइए आपको कोई डाउट हो तो। डन। मेघा, आपने भी कुछ Yes. कोई डाउट आप दोनों को यहाँ तक? No. लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हमने पढ़ा कि एक पार्टनरशिप और एक क्लब के बीच में क्या फर्क होता है, और एक पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बीच में क्या फर्क होता है, राइट। अभी पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या फर्क होता है? को ओनरशिप मतलब जब 2 या 3 लोग मिलकर किसी एक चीज को ओन करते हैं, ओके। तो देखो, पार्टनरशिप कैसे अराइज होती है, आप किसी पार्टनरशिप में कैसे पढ़ते हो? जब आप किसी एग्रीमेंट में आते हो, आइदर यू एक्सप्रेस इट और यू इम्प्लाई इट, राइट, कि आप किसी एग्रीमेंट में आते हो या ओरल रिटन किसी भी फॉर्म में आप अग्री करते हो किसी और के साथ, राइट। को ओनरशिप कब अराइज होती है? अग्रीमेंट से भी होती है और कभी कभी लॉ के ऑपरेशन से भी होती है। लॉ के ऑपरेशन का मतलब, जैसे सपोज एक पर्सन था ए,
इनके 2 बेटे थे, बी और सी। ओके, ए का हाउस था, ए की डेथ के बाद ए की कोई विल नहीं थी, तो ए का हाउस बी और सी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? तो बी और सी क्या किसी पार्टनरशिप में है या इनको किसी लॉ के ऑपरेशन की वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से मिला है, तो हम इसको को ओनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को ओनरशिप, यानी कि इनको ये किसी वसीयत में मिला है या लॉ के किसी भी एक्शन या किसी भी अग्रीमेंट, कोई भी ऐसी कंडीशन आई है जिस वजह से ये दोनों मिलके उस चीज के ज्वाइंट होना पड़ता है। ओके, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं, राइट? बट को ओनर्स एक दूसरे के एजेंट्स नहीं होते। बी और सी एक दूसरे के बिहाफ पे एक्ट नहीं कर सकते। ओके, पार्टनरशिप में क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होते हैं? पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होते हैं? यस। यस, मेगा होते हैं पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर। को ओनरशिप में कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर हो भी सकते हैं, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा ही होगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या एक पार्टनर अपना शेयर ऑफ पार्टनरशिप किसी दूसरे पार्टनर के नाम पे ट्रांसफर कर सकता है? जैसे मैं, नवीन और मेघा, हम तीनों पार्टनरशिप में हैं। ओके, नवीन ने बोला कि मेरे को पार्टनरशिप में नहीं रहना, तो मैं अपना जितना शेयर है वो मेघा के नाम पे करना। ओके, तो क्या ये अलाउड है पार्टनरशिप में? अगर मैं भी अग्री करूं, नवीन भी अग्री करे, मेघा भी अग्री करे, तीनों पार्टनर्स अग्री करते, तो क्या ये अलाउड है? यस। यस, राइट। बट को ओनरशिप में आप अपना प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो, बट जब तक दूसरा को ओनर, यानी कि जैसे बी को अपनी प्रॉपर्टी सी के नाम पे ट्रांसफर करनी, ओके, तो ये तब तक नहीं कर सकते जब तक सी भी अग्री ना करे। दोनों का अग्रीमेंट नेसेसरी है ओनरशिप में। ओके, कोई डाउट इसमें? एक बार को ओनरशिप देख लो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर हम एसोसिएशन को पढ़ते हैं। ओके, नवीन आपको कोई डाउट? यस। हाँ, तो पार्टनरशिप और एसोसिएशन में क्या फर्क है? देखो, एसोसिएशन क्या होती है? जब आप किसी सोशल कॉज यानी सोशल इशू के लिए कोई ऐसी ग्रुप बनाते हो जो मेनली सोशल इशू से डील करने के लिए बनता है। इसका कोई मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता, ना ये बिजनेस में एंटर करते हैं विद द अर्निंग ऑफ विद एनी प्रॉफिट मोटिव। ओके, जैसे कि आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का, मंदिर, गुरुद्वारे, किसी भी उनकी बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग बना रहे हो या इंश्योरेंस करा रहे हो या किसी की भी प्रोटेक्शन हो, आप ऐसे किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाओ, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्या एसोसिएशन में हम कोई प्रॉफिट मोटिव शेयर करने के पर्पज से जा रहे हैं? नहीं। तो पार्टनरशिप और एसोसिएशन में मेन फर्क ये होता है। दूसरा फर्क, पार्टनरशिप एक बिजनेस को रन करने के लिए होती है और प्रॉफिट के लिए होती है, वेयर एज एसोसिएशन किस लिए होती है कि हम किसी चैरिटेबल सोसाइटी या रिलीजियस इंस्टीट्यूट में हेल्प कर सके या उनका पार्ट बन सके। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नो। अब हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके की पार्टनरशिप होती है। ओके, अब देखो, पार्टनरशिप का पहले मैं ओवरव्यू देती हूँ कि किस किस तरीके की हो सकती है। पहली पार्टनरशिप होती है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब हम तीनों ने पार्टनरशिप ज्वाइन की, मैंने, नवीन ने और मेघा ने। पार्टनरशिप क्यों ज्वाइन की? क्योंकि हमारी मर्जी थी, तो ये तब तक चलेगी जब तक हम चाहेंगे, राइट? यस। अब इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। सेकंड इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड का मतलब है कि पार्टनरशिप जब हम कर रहे थे तो मेघा ने पहले ही बोल दिया कि मैं इस पार्टनरशिप में खाली 4 साल तक रहूंगी, 4 साल के बाद मुझे पार्टनरशिप नहीं चाहिए। ओके, तो मेघा ने पहले से क्या हमें टाइम पीरियड बता दिया कि मैं इसी फिक्स पीरियड तक इस पार्टनरशिप की मेंबर रहूंगी, राइट?
दैट इज पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। पहले हम रीड करते हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल कौन से सेक्शन में आती है? सेक्शन 7 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, पार्टनरशिप एट विल होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और देखो, एक दो कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब है ये नहीं है कि एक सेटिस्फाई हो रही है और एक ना हो रही हो, दोनों सेटिस्फाई होंगे तभी इसको मैं पार्टनरशिप एट विल बोलूंगी। ओके, पार्टनरशिप एट विल का मतलब बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ओके, Yes. पहला कि कोई भी फिक्स पीरियड अग्रीड नहीं होना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो हमारे इसके बीच में कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं हुआ पार्टनरशिप का। ओके, दूसरी चीज, देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि इस पार्टनरशिप को बनाने के लिए हमने कोई ऐसा प्रोविजन, कोई एक्ट, कुछ ऐसा फॉलो नहीं किया। हमारा पार्टनरशिप का मेन मतलब पर्पस था, तो हमने नॉर्मली हम एक पार्टनरशिप में एंटर हो गए। ओके, एक पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल बनाने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट अगर सपोज मैं बोलूं कि हम लोगों ने पार्टनरशिप में एंटर हुए, मेघा, ओके, मेघा और मैं एक पार्टनरशिप में ऐड हुए, ठीक है। हम दोनों की डिटर्मिनेशन थी पार्टनरशिप की कि हाँ हम दोनों पार्टनरशिप करेंगे, हमने सारी कंडीशन सेटिस्फाई की। बट मेघा ने बोला, मेघा ने अपने डॉक्यूमेंट्स में पहले ही बता दिया कि मैं 2 साल की पार्टनरशिप करूंगी। ओके, तो हमने डिटर्मिनेशन वाली कंडीशन तो फुलफिल की, बट क्या फिक्स पीरियड वाली कोई कंडीशन फुलफिल हुई? नहीं हुई। तो दो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो इसको पार्टनरशिप एट विल हम बोलेंगे ही नहीं। समझ आया नवीन ये एग्जांपल? यस। ओके, सेकंड थिंग कि अगर पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है इन दोनों में से किसी भी चीज में, तो वो पार्टनरशिप एट विल हट के हम उसको पार्टनरशिप ऑफ फिक्स पीरियड का नाम दे देंगे। ओके, और पार्टनरशिप एट विल कब डिसॉल्व होती है? प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा सारे पार्टनर्स को राइटिंग में, अलोंग विद रीजन, इंटेंशन आपको बताया जाएगा कि हम इस पार्टनरशिप एट विल से क्यों हट रहे हैं। आपको प्रॉपर रिटन नोटिस सारे पार्टनर्स को एडवांस में देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। जब प्रोविजन हमारा बनता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में कि हम पार्टनरशिप जो कर रहे हैं 5 इयर्स की, मैं और मेघा, हमने एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि 5 साल तक ही चलेगी, देन वी कॉल इट पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। ओके, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, और जिस दिन वो फिक्स पीरियड खत्म होगा उस दिन ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ओके, कोई डाउट? No. ओके, नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखो इसका पहले एग्जांपल देती हूँ फिर बताऊंगी। सपोज मेघा और आप गए सीए टॉपर्स के पास और आपने बोला कि वी वांट नाउ, सपोज वी वांट कि आप हमारे इन्वेस्टर्स बनो इन अ पार्टनरशिप। ओके, आपकी पार्टनरशिप है एंड आप गए सीए टॉपर्स के पास कि आप हमारे इन्वेस्टर्स बनो, या किसी भी पर्पस के लिए गए। तो सीए टॉपर्स ने बोला कि हम आप दोनों को कैसे बिलीव कर ले। तो आपने क्या किया, आप लोग आए मेरे पास कि आप हमारे पार्टनरशिप के मेंबर बन जाओ, ओनली जब तक सीए टॉपर्स हमारे इन्वेस्टर्स हैं। ओके, कब तक? जब तक सीए टॉपर्स हमारे इन्वेस्टर्स हैं। तो क्या ये मैं आपकी पार्टनरशिप में किसी पर्टिकुलर काम के लिए आई हूँ? मेरा क्या कोई पर्टिकुलर पर्पस है आपकी पार्टनरशिप को ज्वाइन करने का? नवीन, क्या मेरा कोई पर्टिकुलर पर्पस है आपकी पार्टनरशिप को ज्वाइन करने का? यस। यस। मेरा कोई पर्टिकुलर पर्पस है मेरा इस पार्टनरशिप को ज्वाइन करने का? अगर एक बार सीए टॉपर से आपको इन्वेस्टमेंट मिल गई तो मेरी पार्टनरशिप में काम खत्म हो जाएगा जब आप उनको रीपेमेंट कर दोगे। ओके, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? जब आप एक प्रोस्टिक्यूशन करते हो एक सिंगल एडवेंचर का, या एक किसी पर्टिकुलर काम के लिए आप पार्टनरशिप करते हो। मतलब मैं आपकी पार्टनरशिप हमेशा के लिए ज्वाइन नहीं कर रही, खाली जैसे ही ये काम खत्म हो जाएगा मैं आपकी पार्टनरशिप से एग्जिट कर लूंगी। ओके, किस काम के लिए होता है? फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर, इसलिए इसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। ओके, यस। समझ आया मेघा? Yes. जैसे इसका डिसोल्यूशन यानी कब खत्म होगी? A partnership constituted for a single adventure or undertaking is subject to any agreement dissolved by completion of adventure or undertaking. जैसे ही वो काम खत्म होगा हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म।
राइट. Yes. लास्ट इज जर्नल पार्टनरशिप. जर्नल पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप से अलग होती है. जर्नल पार्टनरशिप का मतलब होता है जब मैं किसी पार्टनरशिप में इन जर्नल एंटर की होती हूँ. जर्नल का मतलब समझो, जैसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप में मैं किसी काम के लिए एंटर होती हूँ, राइट. Yes. Yes. जर्नल पार्टनरशिप में मैं जब एंटर करती हूँ तो मैं नॉर्मली, जैसे कि सपोज आपकी और मेघा की पार्टनरशिप थी, ओके. मैंने देखा कि आपकी पार्टनरशिप जो एमएन लिमिटेड है, इसके आपकी जो एमएन पार्टनरशिप फॉर्म है, इसके बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स ऑन हो रहे हैं एंड बिजनेस की गुडविल भी अच्छी है, ओके. प्रॉफिट भी अच्छे और गुडविल भी अच्छी है. तो मैंने बोला कि आप लोग मुझे भी अपनी पार्टनरशिप में एज अ मेंबर इंक्लूड कर लो. तो दिस इज कॉल्ड जर्नल पार्टनरशिप. ना मेरा कोई पर्पस है, ना मैंने कोई टाइम लिमिट बताई है, ना मेरा कोई डिटर्मिनेशन है. आई जस्ट जर्नली एंटर्ड इनटू योर पार्टनरशिप, ओके. Yes. दूसरी बात, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ओके. कि जैसे मैंने अगर किसी काम के लिए लिया है, जैसे सपोज आप लोगों ने सीए टॉपर से इन्वेस्टमेंट ली, तो एज अ मी दे विल यूज मी एज अ गारंटी कि अगर आपने ये लोन वापस नहीं किया तो जितने तक का लोन वापस नहीं किया मैं खाली उतने तक के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, ओके. समझ आया हम दोनों को? Yes. यहाँ तक कोई डाउट? No. एक बार चारों पार्टनरशिप को रीड कर लीजिए, फिर हम से स्टार्ट करते हैं. Done, ma'am. देखा था. Yes. तो पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ा था. पार्टनरशिप डीड किस में चाहिए होती है? ओरल और रिटन एग्रीमेंट में? नवीन मेघा, पार्टनरशिप डीड कौन से एग्रीमेंट में रिक्वायर्ड होती है? ओरल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में? Return format. रिटन फॉर्म में, राइट मेघा? Yes. रिटन फॉर्म इट इज रिक्वायर्ड. तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है. पर्टिकुलर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती. देखो हमने पढ़ा था पार्टनरशिप वर्बली भी हो सकती है, ओरली और राइटिंग में भी हो सकती है, राइट. बट Yes. कौन सी फॉर्म ज्यादा प्रेफर होती है? Right. Written. रिटन फॉर्म क्यों ज्यादा प्रेफर होती है? क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं या कुछ भी होते हैं तो हम उस रिटन फॉर्म को यूज कर सकते हैं, राइट. अब जो रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि पार्टनर्स का रिलेशन एक दूसरे की तरफ क्या होगा, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. अब देखो पार्टनरशिप डीड में कुछ देयर आर स्पेसिफिकेशंस की क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी. वो ड्राफ्ट किस प्रोविजन पे होती है? स्टैम्प एक्ट के बेसिस पे इसको ड्राफ्ट किया जाता है. इसके अंदर क्या क्या होता है, दैट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स, ओके. पहला, अगर आप कोई पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट बनाओगे तो सबसे पहले आप फॉर्म का नाम लिखोगे, ओके. सेकेंड, आप अपने सारे पार्टनर्स का नाम और आप लोग कौन सी जगह पे बिजनेस कर रहे हो और किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, आपको वो भी लिखना पड़ेगा कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म का मेन पर्पस क्या है, ओके. अगर आपने पार्टनरशिप कौन सी डेट को शुरू की है वो भी लिखोगे. एंड अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड है तो आप ये भी मेंशन करोगे कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है, ओके. नेक्स्ट थिंग, देखो जितने पार्टनर्स आएंगे वो कुछ ना कुछ कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट. कुछ ना कुछ पैसे लेके आएंगे. तो वो किस पार्टनर ने कितने पैसे दिए हम वो भी दिखाएंगे. उन
कैपिटल के बेसिस पे कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, अगर कोई नया पार्टनर आता है या जाता है तो उस केस में क्या कंडीशंस होंगी, रेट कैपिटल का क्या रेट होगा, ड्राइंग्स का क्या रेट होगा, लोन्स का क्या रेट होगा। जैसे हमने पढ़ा है ना कि अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, राइट। Yes. पार्टनर्स अगर ड्राइंग करते हैं तो हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं, तो ये सारी कंडीशंस किस रेट पे होंगी। अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो अकाउंट्स किस अमाउंट पे सेटल होंगे। आपको पता है कुछ कुछ पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन भी दी जाती है, तो अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी। और मेन पॉइंट ये आप ध्यान से पढ़िएगा, ये आता है प्रोविजन फॉर एक्सप्यूलेशन ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड। यानी कि अगर कोई भी पार्टनर कोई फ्रॉड करता है या ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी में कुछ गलती करता है, तो उस केस में उस पार्टनर को निकालने के लिए क्या कंडीशंस है वो भी आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करोगे। ओके। Yes. और पार्टनरशिप फॉर्म में आप कोई भी अगर एडिशन करते हो या डिलीशन करते हो फॉर्म की नीड्स के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप पार्टनरशिप डीड में इफ यू वांट आप वो डिटेल्स ऐड कर सकते हो। ओके। अब इसको याद कैसे रखना है वो बताती हूँ। कि पहले देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि आपकी फर्म का क्या नाम है, उसके बाद क्या कितने मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स ने कब शुरू की, कितने टाइम की, कितने पैसे लाए और कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, यहाँ तक एज अ स्टोरी याद करना। उसके बाद देखो, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, कोई आ भी सकता है और कोई निकल भी सकता है पार्टनरशिप डीड में, तो उनका एडमिशन रिटायरमेंट कैसे होगा। इसी पॉइंट से अपना 12th पॉइंट याद रखना आप लोग कि अगर कोई भी पार्टनर देखो आ जा रहा है, कोई नया पर्सन आएगा तो वो फ्रॉड भी कर सकता है, राइट। कोई नया पर्सन आएगा तो अगर वो फ्रॉड करता है तो उस केस में हमें क्या करना है, कोई नया पर्सन आएगा वो सैलरी और कमीशन भी लेगा, और अगर फर्म बंद हो गई तो उसके अकाउंट्स को कैसे सेटल करना है। ओके, Yes. किसी पॉइंट पे कोई डाउट। No. आगे चले। Yes. अब देखो, क्या पार्टनर सारे एक तरीके के होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के पार्टनर्स होते हैं, राइट, एक बिजनेस में। Yes. तो हम पढ़ेंगे कि एक तो मेन चीज इसमें पार्टनर्स के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं बच्चे, अगर उसका डिफरेंट नेम आता है तो उस बेसिस पे आंसर नहीं कर पाते। ओके, पहला है एक्टिव पार्टनर, जिसको एक्चुअल पार्टनर और ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो, मैं, मेघा और नवीन अगर पार्टनरशिप में है, हम एक अग्रीमेंट से ज्वाइन किए होंगे, राइट। हमारे बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ होगा तभी हम तीनों ने वो ज्वाइन की होगी। तो इस पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स अग्रीमेंट से आते हैं एंड जो एक्टिवली यानी डेली बिजनेस के पार्टनरशिप के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जैसे कि अगर पार्टनरशिप में मुझे कोई किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करना है, मुझे बिजनेस की डे टू डे क्या एक्टिविटीज करनी है, तो ये सारे डिस्कशन वो पार्टनर हमारे साथ एक्टिवली करता है। ओके, वो एक एजेंट होता है सारे पार्टनर्स को। क्यों वो एजेंट, क्यों, क्योंकि वो डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में वो सब कुछ देख रहा है, राइट। Yes. अब एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए कि जब एक एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है तो वो एक पब्लिक नोटिस देता है कि बताता है कि जितनी लाइबिलिटीज उसकी हैं अदर पार्टनर्स पे या कुछ भी उधारी है उसकी फॉर्म पे, वो ये सारे पैसे अपने रिटायरमेंट पे पे ऑफ करके जाएगा। ओके, क्या करेगा, पे ऑफ। और अगर उसपे कोई ऐसी लाइबिलिटी है, जैसे उसने फॉर्म को गारंटी रख के कोई लाइबिलिटी लिया है, कुछ भी किया है, तो वो सारी लाइबिलिटीज को, अपनी लाइबिलिटीज को एंड करके जाएगा बिफोर लीविंग द पार्टनरशिप। ओके, कोई डाउट इसमें। No. सेकंड इज डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर। ये देखो, पार्टनर सारे अग्रीमेंट से ही आते हैं। ओके, तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट सब में सेम होगा। सेकंड थिंग इज, ये बिजनेस के डेली ऑपरेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, ये प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करता है, बट ये थर्ड पार्टी पे रिलाई करता है फर्म्स के एक्शन पे। जैसे कि सपोज मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं सपोज, तो हम तीनों पार्टनरशिप में जब थे तो मैंने आप दोनों को बोला कि नवीन, मेघा, मैं बिजनेस में डेली नहीं आ सकती, तो जितने पार्टनरशिप के एक्शंस हैं कुछ भी हैं ये दोनों आपकी जिम्मेवारी है, बस जब प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो मुझे बता देना कि मुझे अपना शेयर लेना है या मुझे लॉस पे पे ऑफ करना है। ओके,
अंडरस्टूड? Yes. तो मैं किस पे डिपेंडेंट हुई पार्टनरशिप के लिए? आप दोनों पे, राइट? क्योंकि मैं तो डेली उसमें आ नहीं रही बिजनेस के मैटर्स को डिस्कस करने के लिए। तो अगर मैं डेली आ नहीं रही तो मुझे कोई पब्लिक नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है रिटायरमेंट के टाइम पे। ओके, Hmm. समझ आया ये? Yes. कोई डाउट? No. ओके, देन आता है नॉमिनल पार्टनर। देखो, हमने पढ़ा था कि सपोज एक पर्सन है, इसका नाम जे है। ओके, जे और मेरी पार्टनरशिप है एंड हम दोनों को चाहिए लोन। ओके, हम बैंक के पास गए कि हमें लोन चाहिए, तो बैंक ने बोला कि अभी तो आपने नई नई पार्टनरशिप शुरू की है, मैं कैसे भरोसा करूं कि आप मुझे मेरे पैसे वापस करोगे, राइट? तो बैंक को हम गए सीए टॉपर्स के पास, हमने सीए टॉपर्स को बोला कि आप एज अ हमारे साथ पार्टनरशिप में एक्ट कर लो, खाली अपना नाम दे दो कि आपकी हमारे साथ पार्टनरशिप में हो, हम बैंक को दिखा सके ताकि वो हमें लोन दे दे। तो एक बात बताओ, क्या सीए टॉपर्स ने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हमारी पार्टनरशिप में? No. क्या इनसे हमने कोई पैसे लिए पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए? No. क्या इन्होंने हमें कोई भी अग्रीमेंट में आए हमारे साथ कि हम आपके साथ कोई अग्रीमेंट साइन करेंगे इस पार्टनरशिप में एक्ट करने के लिए? हमने खाली इनका नाम यूज किया ताकि हम बैंक से लोन ले सके, राइट? तो जब कोई पर्सन एक फॉर्म को अपना नाम लेंड करता है, उधार पे देता है विदाउट एनी रियल इंटरेस्ट, तो एक बात बताओ, इस लोन का क्या सीए टॉपर से कोई इंटरेस्ट है? देखो, सीए टॉपर्स इसकी रीपेमेंट भी नहीं करेंगे। ओके, ओनली दे गेव अस उन्होंने अपना नाम हमें दिया कि हम उनका नेम यूज करके आगे फॉर्म से लोन ले सके। ओके, कोई डाउट इसमें? इसमें एक पार्टनरशिप और आएगी, मे बी उसके और इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो देखो, प्लीज एक मिनट, He is not entitled to share the profit of the firm। उस लोन पे मुझे अगर कोई प्रॉफिट मिलता है तो क्या मैं सीए टॉपर्स को प्रॉफिट दूंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने मेरे अंदर, ना उन्होंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ना वो मेरी बिजनेस एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, राइट? राइट, तो एक खाली उन्होंने मुझे अपना नेम लैंड किया, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए फॉर्म के किसी भी काम में, ना वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, ना वो बिजनेस में डेली एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे। खाली बैंक के लिए वो लायबल होंगे कि हाँ, कि हमने लोन दिए। क्यों दिए? क्योंकि सीए टॉपर्स भी इनके पार्टिसिपेंट है, इनके साथ वो काम करते हैं। ओके, डाउट? कोई डाउट? No. नेक्स्ट इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। देखो, ये वो पार्टनर है जिसको कोई भी लॉस बियर नहीं करना। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो शेयर लेगा, लॉस हुआ तो वो लॉस में 1 रुपीज भी पे नहीं करेगा अपना। ओके, द पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस इज नोन एज पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट ओनली। ये थर्ड पार्टी के लिए भी खाली प्रॉफिट के लिए ही लायबल होगा। इस पार्टनर को, जैसे ए है, ओके, ए और बी पार्टनरशिप में है, तो अगर फॉर्म को प्रॉफिट हुआ तो ही ए को पैसे मिलेंगे, अगर लॉस हुआ तो वो पैसे खाली बी भरेगा, ए से हम पैसे नहीं मांग सकते। ओके, उससे खाली हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो कोई भी लॉसेस के लिए लायबल नहीं है। थर्ड पार्टीज भी उसके एक्ट के लिए खाली वो प्रॉफिट के लिए ही लायबल है और किसी चीज के लिए लायबल नहीं है। ओके, अब देखो, पहले मैं एक चीज पूछती हूँ, मुझे बताना। देखो, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में हमें किसी पर्सन को एंटर कराना होता है तो क्या हम एक नए एग्रीमेंट में आते हैं? आपको कि जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं तो उस केस में जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह चेंज करते हैं सब कुछ, तो अग्रीमेंट ऑल्सो चेंजेस। ओके, अग्रीमेंट ऑल्सो चेंजेस, राइट नवीन? Yes. बट इनकमिंग पार्टनर कौन होता है? जब एक पार्टनरशिप, एक पर्सन एंटाइटल है, हमने उसको पार्टनरशिप में, हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म थी विदाउट एनी फ्रेश अग्रीमेंट, हमने उसको पार्टनरशिप में अपने ऐड कर लिया। ओके, बट जब तक उसका एडमिशन नहीं होता तब तक वो फॉर्म के किसी भी एक्शन के लिए लायबल नहीं है। जैसे कि मेघा, आप और नवीन एक पार्टनरशिप में थे, ठीक है?
तो आपने मुझे बोला कि हम आपको पार्टनरशिप में ऐड ऑन कर लेंगे, बट मतलब अभी से आप हमारे साथ पार्टनरशिप में ऐड ऑन हो गए, हम अग्रीमेंट थोड़े टाइम बाद बना लेंगे। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं, राइट? बट जब आपने मुझे ऐड ऑन किया तो आपको 15 लाख रुपीस का लॉस हो गया, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ओके, तो एक बात बताओ, क्या इस लॉस में मेरे को मुझे पैसे भरने पड़ेंगे? Yes. Yes. नहीं। क्यों नहीं भरने पड़ेंगे? मैंने अभी बताया, देखो, क्या अभी तक मैंने आप लोगों के साथ अग्रीमेंट साइन किया कोई? No. नो। जब तक अग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक आई एम नॉट लायबल टू पे एनी मनी टू यू। जिस दिन अग्रीमेंट साइन हो गया, अगर उस दिन लॉस होता है तो आई एम लायबल टू पे मनी टू यू। ओके, Okay. समझ आया एग्जांपल? Yes. अगर ये पार्टनरशिप से एक दिन पहले भी हुआ होता, जब तक अग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक आप मुझसे, अगर प्रॉफिट भी हुआ होता तो भी इसमें मेरा कोई भी शेयर ना होता। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखा है कि मिस्टर ए जॉइंड एज अ पार्टनर ऑन 10 सितंबर इन अ फर्म MNQ एसोसिएट व्हिच एग्जिस्टेड फ्रॉम 10 जुलाई 2017। उसने कब ज्वाइन किया? 10 सितंबर 2021, और वो कब से एग्जिस्टेंस में है? 10 जुलाई 2017। तो अगर 10 सितंबर 2017 को उसने एज अ पार्टनर ज्वाइन किया, राइट, तो इसका मतलब इसने अग्रीमेंट भी इसी दिन साइन किया होगा। तो इस डेट से पहले फॉर्म के कोई भी एक्शंस होंगे उसके लिए मिस्टर ए विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ओके, Okay. कोई डाउट इसमें? No. उसी तरह होता है आउटगोइंग पार्टनर। अगर एक पार्टनरशिप डील चल रही है और उसी टाइम कोई पार्टनर फर्म को लीव कर देता है तो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स अपना बिजनेस चलाते रहते हैं, राइट? तो Yes. वो पार्टनर तब तक मैं गया हुआ नहीं मानूंगी जब तक वो मुझे पब्लिक नोटिस नहीं देता अपनी रिटायरमेंट का। क्या नहीं देता? Public notice. पब्लिक नोटिस। अगर उसके पब्लिक नोटिस देने, अगर वो फॉर्म छोड़ के चला गया और उसने मुझे पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो अगर फॉर्म को कोई लॉस होता है तो भी ही विल बी हेल्ड लायबल। ओके, Yes. इस पे केस स्टडी आती है, तो इन दोनों में कोई, अगर आप दोनों को डाउट है तो मुझे बताइए। एक बार इसकी रीडिंग करो तो बताओ, कोई डाउट है तो फिर हम आगे चलते हैं। Done, ma'am. डन? नवीन डन? Ma'am, यस। एग्जाम्पल फिर से रिपीट कराओ ना। ओके, कौन सा वाला? दोनों? नहीं, एग्जाम्पल 5। ओके, दोबारा एक बार रिपीट करते। देखो, ए जो था, एक चीज याद रखना, देखो पार्टनरशिप फॉर्म में इनकमिंग पार्टनर को तब से मानते हैं जब से पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हो गई, ठीक है? बट Yes. जब तक मैं आपके साथ कोई रिटर्न में अग्रीमेंट नहीं साइन करती तब तक मैं आपकी पार्टनर नहीं हूँ। मैं चाहे आपके डेली बिजनेस एक्टिविटीज में पार्ट लूँ, बट जब तक आप मेरे से रिटर्न अग्रीमेंट नहीं साइन कराते तब तक मैं आपकी कोई भी किसी भी एक्शंस के लिए लायबल नहीं हूँ। ओके, तो देखो, ए ने एज अ पार्टनर कब ज्वाइन किया? 10 सितंबर, राइट? Yes. बट फर्म कब से एग्जिस्ट कर रही थी? 10 जुलाई 2017। ए ने कब ज्वाइन किया? ए ने कौन सी डेट को ज्वाइन किया? 10 सितंबर 2021 को। तो 10 सितंबर 2021 से पहले अगर कुछ भी हुआ है, कोई भी एक्शन हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसमें ए का कोई भी राइट नहीं। ओके,
Yes. अगर 10 सितंबर को या उसके बाद कुछ होता है तो ए विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, Yes. कोई डाउट इसमें? No. नेक्स्ट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब देखो, जहां एक बंदा किसी दूसरे को अपना पार्टनर बताता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हमने जो अभी एक पार्टनर्स पढ़ा, गवर्नमेंट पार्टनर, उस जैसा ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। पहले इसका बताती हूँ, फिर दोनों का फर्क बताती हूँ, ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब कि वो पर्सन पार्टनरशिप, इसको पार्टनरशिप बाय स्टॉपल भी बोलते हैं, वो पर्सन एक दूसरे बंदे को इम्प्रेशन दे रहा है कि हाँ मैं इस कंपनी का एक मेंबर हूँ। जैसे कि मैं और मेघा पार्टनरशिप में थे, ओके। Yes. अब नवीन जो है, हम नवीन इज आवर फ्रेंड ओनली, हम गए बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो बैंक ने मुझे और मेघा को लोन देने से मना कर दिया, ठीक है। Yes. बट बैंक को लगता है कि नवीन हमारा पार्टनर है। बैंक को क्या लगता है कि नवीन हमारा पार्टनर है, क्यों? क्योंकि वो कभी कभी हम उससे बिजनेस एडवाइस लेते हैं। तो हम बैंक का ये इम्प्रेशन दूर नहीं करेंगे, यानी कि क्या नवीन एक्चुअली में हमारा कोई पार्टनर है? No. नो, राइट मेघा? Yes. बट बैंक को लगता है। तो जब कभी किसी इम्प्रेशन किसी का हो कि वो अज्यूम कर ले क्रेडिटर को कि हाँ ये भी इनका पार्टनर है, तो हम जब उनका इम्प्रेशन दूर नहीं करते और हम उनको बिलीव करने देते, तो वी कॉल हिम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या बाय स्टॉपर। यहाँ पे नवीन मेरे साथ किसी अग्रीमेंट में नहीं आया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ना नवीन का नेम हमने यूज किया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी को लगता है कि वो हमारा पार्टनर है, ओके। Hmm. जो पार्टनर हमने डोरमेंट पार्टनर पढ़ा, उसमें हम उसका नाम यूज करते हैं। यहाँ पे हमने नवीन का नाम नहीं यूज किया, बैंक को खुद लगता है कि नवीन हमारा पार्टनर है, ओके। Yes. कोई डाउट? No. No. ये सेक्शन 28 में आता है। जो पढ़ेंगे इनके सेक्शन साथ साथ लर्न करते चलना, क्योंकि अगर फिर अलग से बैठ के करोगे तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी, एक साथ लर्न नहीं होंगे, ओके। Okay. कोई डाउट यहाँ तक? No. 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 आगे चलते हैं। इसमें नवीन ने क्या किया था? क्या नवीन ने हमने नवीन को अपना पार्टनर बताया था या बैंक ने खुद अज्यूम कर लिया था? Assume किया। अज्यूम किया था, राइट। Hmm. तो यहाँ पे पर्सन अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करता है। बट देखो, नवीन को ये बात पता होनी चाहिए कि बैंक में हम उसके नाम पे हमने लोन लिया है, ओके। नवीन को ये बात पता होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ओके। Hmm. वो खुद परमिशन देगा, वो अपने आप को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करता है। फैक्ट क्या है कि क्या वो असलियत में हमारा पार्टनर है? नो। No. बट मेन चीज देखो, बैंक ने हमें लोन क्यों दिया? क्योंकि उनको लगता था नवीन हमारा पार्टनर है। तो जितनी भी लाइबिलिटी होगी, नवीन भी लाइबल होगा अगर कोई लॉस होता है, ओके। Yes. और जो भी ये फेथ देता है उसको भी क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट मींस कि वो भी लायबल होगा कि कल को बिजनेस में कोई लॉस हुआ तो नवीन भी हमारे साथ साथ उस लॉस का इक्वली हिस्सेदार होगा, ओके। अब देखो, इसमें जरूरी नहीं है कि नवीन मुझे रिटर्न में लिख के दे कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। वो अपने वर्ड से, किसी एक्शन से भी बिलीव करा सकता है कि वो एक पार्टनर है। कैसे? जैसे एग्जांपल दे रखे है कि एक्स और वाई पार्टनर्स थे एक पार्टनरशिप फॉर्म में, ओके। एक्स ने अपना एक्स का जो मैनेजर था ए, उसने जेड एक ट्रेडर था, उसको बताया कि ए भी हमारा पार्टनर है। क्या ए एक्चुअल में उसका पार्टनर था? No. ए जो है पार्टनर, ए मैनेजर था एक्स एंड वाई पार्टनरशिप फॉर्म, ओके। Yes. एक पार्टनरशिप फॉर्म है, एक्स एंड वाई इसके पार्टनर्स हैं एंड ए इनका मैनेजर है, ओके। Yes. एक पर्सन था जेड, वो सामान खरीदने आया, तो एक्स ने बोला उसको कि ए हमारा पार्टनर है, तो ए चुप रहा, तो जेड ने बिलीव कर लिया कि हाँ ए उनका पार्टनर है। अब एक बात याद रखना, ए चुप रहा, क्या ए ने एक बार भी बोला कि मैं इनका पार्टनर नहीं हूँ? No. No. नो, राइट नवीन? तो जब तक अब उसके एक्शन से तो हम यही मानेंगे ना कि ये बात सच है, राइट।
तो एक्स जेड ने बिलीव कर लिया कि ए उसका पार्टनर है और उसके पार्टनर के नाम पे उसने उसको 100 टीवी सेट सप्लाई कर दिए क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब उधार पे, राइट? Yes. जब उधार का टाइम खत्म हुआ और जेड को अपना अमाउंट नहीं मिला तो जेड ने ए को कोर्ट में स्यूट कर दिया, यानी ए पे एक्स पे केस कर दिया ए के प्राइस रिकवरी के लिए। अब आप बताओ क्या जेड एक्स से वो अमाउंट रिकवर कर सकता है? मेघा, क्या जेड जिसने ए को 100 टीवी सप्लाई किए थे सोच के कि ए इसका पार्टनर है जेड का, क्या आपको अब ए पैसे नहीं दे रहा, वो गायब हो गया, क्या मैं जेड को जेड पे केस करके उससे पैसे ले सकती हूँ? Yes. यस। नवीन, आपके हिसाब से? Can you repeat, ma'am? यस। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, ओके? ए जो है एक्स एंड वाई का मैनेजर है, तो जब जेड नाम का एक पर्सन कुछ सामान बेचने आया तो एक्स ने इंट्रोड्यूस किया कि ए भी हमारा पार्टनर है, एक्चुअली में नहीं है, ओके? अब ए चुप रहा, ए ने कुछ भी नहीं बोला उस टाइम पे, तो ए ने जेड से 100 टीवी सेट्स खरीदे एंड जब उधार पे दिए और जब उधार का टाइम खत्म हो गया तो ए हो गया गायब। तो क्या जेड एक्स से वो पैसे रिकवर कर सकता है? जेड जो है क्या ये एक्स से ए के पैसे रिकवर कर सकता है? Yes. यस। मैं बताऊं नवीन क्यों? Yes. क्योंकि जब एक्स ने बोला कि ए इज माय पार्टनर तो ए चुप था, राइट? हाँ। ने अपने एक्शन से क्या बताया कि मैं पार्टनर नहीं हूं इनका? नहीं बताया ना? नहीं ए बताया। चुप था। तो जब हम मानते हैं कि अगर ए ने ना नहीं बोला तो हम उसको उसकी हाँ मानेंगे, तो जेड एक्स पे लीगली केस करके ये सारे पैसे उससे रिकवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ए क्या बन गया? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या बना? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्योंकि एक्स ने उसको एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस किया तो थर्ड पार्टी की नजरों में वो पार्टनर बन गया ना? Yes. कोई डाउट इसमें? Mm. नवीन, आपको कोई डाउट? हाँ मैम। ओके। तो ओनली पर्सन जिसने रिप्रेजेंटेशन मेड की है वही लायबल होगा। क्या वाई ने बोला था कि ए हमारा पार्टनर है? खाली एक्स ने बोला था? Excellent. एक्स ने बोला था, तो खाली एक्स रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं ये सारे पैसे एक्स से रिकवर करूंगी, मैं वाई से पैसे नहीं मांग सकती। ओके? Yes. इसलिए जो पर्सन रिप्रेजेंट करता है उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करता है उसी पे वो लायबिलिटी फिक्स हो जाती है। ओके? Yes. ये रूल सेक्शन 28 में लिखा है कि अगर एक फॉर्मर पार्टनर, पुराना पार्टनर रिटायर हो जाता है विदाउट गिविंग एनी पब्लिक नोटिस, तो उस केस में उसकी रिटायरमेंट पे भी वो लायबिलिटी होल्ड करता है। जो हमने अभी ऑनगोइंग पार्टनर पढ़ा, राइट? Yes. आउटगोइंग पार्टनर, कि जब कोई एक पार्टनर चला जाता है बट वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो भी वो लायबल होता है। ओके? जैसे एग्जांपल है, देखो पी, क्यू और आर और एस एक पार्टनरशिप में। ओके? एस ने पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ दी बट एस ने ना कोई पब्लिक नोटिस भी नहीं दिया, उसने पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं समझा, ठीक है? और फॉर्म को हो गया लॉस। तो अब एक बात बताओ, ये लॉस के पैसे खाली ये तीनों देंगे या एस भी देगा? नवीन? एस बी। एस भी देगा। मेघा, आपके हिसाब से? Yes, please. क्यों देगा? क्योंकि उसने अभी तक कोई पब्लिक नोटिस दिया नहीं, तो लीगली क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर है? नो। तो उसको ये पैसे हम बिलीव करेंगे कि वो हमारा पार्टनर है, तो क्रेडिटर उससे भी ये पैसे रिकवर कर सकता है। एक बार यहाँ तक एग्जांपल्स के साथ रीड कर लो और मुझे बता दो किसी भी पार्टनर्स में कोई डाउट है, क्योंकि केस स्टडी जब सॉल्व करोगे आप तो आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन एक दो में होगी, तो इसमें मैं आपको कुछ चीजें लिखाऊंगी जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके? एक बार ये पढ़ लो और मुझे बताओ कि आपको यहाँ तक क्या डाउट है।
ma'am. Then Ravi, Yes, ma'am. okay. यहाँ तक कोई डाउट? No. Ma'am, Yes. ये PPRS वाला फिर से कराओ ना. ओके, देखो एक चीज याद रखना कि जब हम बिजनेस में आप कोई पार्टनर को निकाल रहे हो, ओके, कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो वो ऐसे ही बिजनेस नहीं छोड़ सकता, उसको बिजनेस छोड़ने के लिए प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है? Yes. अगर वो नोटिस नहीं देता तो फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो पार्टनर भी इक्वल जिम्मेदार होगा, ओके? तो पी, क्यू, आर और एस ये 4 पार्टनर्स थे। तो एस ने बिजनेस छोड़ दिया बट उसने कोई हमें पब्लिक नोटिस नहीं दिया, Yes. ओके? एस ने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया और फर्म को हो गया लॉस, तो ये लॉस एस भी भरेगा क्योंकि जब तक एस मुझे पब्लिक नोटिस नहीं देता मैं उसको लीगली अपनी पार्टनरशिप से नहीं निकाल सकती, ओके? अब समझ आया आपको Yes. कि आपको पार्टनरशिप में निकलने के लिए आपको एक पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। जिस दिन आप पब्लिक नोटिस दे दोगे उस दिन अगर कुछ होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बट अगर जिस दिन आपने पब्लिक नोटिस जब तक नहीं दिया तब तक फर्म को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो उस क्रेडिटर की नजरों में, Yes. ओके? Yes. कोई डाउट? No. No. आगे चले। Yes. यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप का यूनिट 1 खत्म हो जाता है। आप दोनों के पास बुक है? Yes. एक बार इसका ये जो क्रक्स है ये रीड कर लो एंड मुझे बताओ कि इसमें आपको कोई डाउट दिखता है। फिर एक दो पार्टनरशिप की केस स्टडीज में बताती हूँ कि हम कैसे उसको रीडिंग करें, कैसे सॉल्व करनी है, ओके? देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट मॉड्यूल, ओके? पर आप पढ़ लो, मुझे बता दो।